जी नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में खुशामदीद और हम बात करेंगे ब्रॉडशीट पर जो तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट आई है। इस कमीशन ने बहुत सारे सवालात उठाए, ताहम खुद इस कमीशन पे बहुत सारे सवालात उठें कि आया जिन करैक्टर्स की निशानदही की है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है या नहीं बनती, या जिन लोगों ने फैसले किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है या नहीं बनती। लेकिन जहाँ से फैसले किए गए उन फैसला करने वाली शख्सियात को यकसर इस रिपोर्ट में नज़रअंदाज किया गया। ब्रॉडशीट है क्या, कावे मूसवी कौन है, डेविड रोज़ कौन है, ये ब्रॉडशीट कंपनी क्या थी, मायदा किसने किया। आज नाजरीन खुलकर इस तमाम मामले पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ बेहतरीन माहिरीन मौजूद हैं जो इस मामले के साथ रहे। लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुर्तज़ा अली शाह, जो ब्रॉडशीट के इस मामले को गुज़िश्ता 10 से 12 बरस तक देखते रहे। उसके साथ साथ मौजूद हैं साबिक़ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ साहब, और उनके साथ मौजूद हैं अहमर बिलाल सूफ़ी साहब, बैनुल अक़वामी कानून के माहिर और उस वक्त के नैब के कंसल्टेंट जिनका नाम ब्रॉडशीट रिपोर्ट में ख़ास तौर पर लिया गया। इन तमाम हजरात से हम पूछेंगे कि ब्रॉडशीट का असल मामला है क्या और कहानी है क्या। अशतर औसाफ साहब, ये जो सारा ब्रॉडशीट का मामला है ये आपने भी देखा है, और हुकूमत ने यह अनाउंस किया है कि इसमें जो अफराद मुलव्वस हैं, 6 अफराद का बताया गया उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जाएंगी। तो कुछ हमें कानून की रूह से बताइएगा कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग का कोई नतीजा निकलेगा, इस प्रोसीडिंग के नतीजे में क्या हासिल होगा। चूँकि अब जो सारा स्कैंडल होना था हर चीज़ हो चुकी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्या इस मामले का हतमी हल है? जी शुक्रिया। ये एक बहुत ही अहम और सेंसिटिव मामला है जिसकी बहुत दूरस्थ नताइज होंगे जी। उसमें माजी में जो कुछ हुआ वो तो उसके अंदर लिखा गया, लेकिन इसके बहुत जरूरी है कि इसकी थोड़ी तशरीह कर दी जाए कि मामला शुरू कैसे हुए और ये अभी तक कैसे चल रहे हैं। ब्रॉडशीट और एक और कंपनी, असल में किसी और कंपनी थी वो, जिसको ये काम दिया गया कि एसेट्स ढूंढे उन मुबैना तौर पे जो पाकिस्तानी करप्ट लोग हैं उनके जो असासे छुपे हुए हैं बरतानिया में वो ढूंढे जाएं। बिल्कुल। और इंटरेस्टिंगली ये एक ऐसी कंपनी है जिसको मारिज़ वजूद में आए हुए 5 महीने ही हुए थे जब उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। और जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि इनको एक वसी तजुर्बा है ऐसे काम करने का। सो भी गलत और झूठ पर मबनी था। और जिस तरीके से सारा सिलसिला आगे चला उसमें भी इनकी किसी किस्म की कोई कारकर्दगी नहीं थी। और एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये जो साहब इसमें मूसवी जो कावे मूसवी हैं, कावे, ये तो आते ही बाद में, और ये वो हैं जिनको आप कहेंगे कि इन्होंने बाद में ये लिटिगेशन को खरीदा। ये उन लोगों में से हैं जो लिटिगेशन को खरीदते हैं। लेकिन जो सबसे इसमें मामला गलत हुआ वो ये था, ये केस हम हार नहीं सकते थे, बिल्कुल भी कोई वजह नहीं थी कि हम ये केस ना जीतते, क्योंकि जो एग्रीमेंट था वो फ्रॉड पे मबनी था, कारकर्दगी जीरो थी, और जो उसकी सारी चीजें लिखी गई थी उसके अंदर वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ था। ये सारी शाखाना यूं हुआ कि एक एडवाइस दी गई गवर्नमेंट को बाय द ब्रिटिश लॉयर्स कि आप इसको सेटल कर लें, आप इसको और सेटल कर लें, सारे मामले को सेटल कर लें। उस पे सेटलमेंट की टर्म्स जो तय हुई वो उसमें 1.5 मिलियन उनको देने थे और फिर 2 मिलियन दूसरी कंपनी को देने थे। और इसका मतलब ये हुआ कि आप फिर इसका एडमिट कर रहे हैं कि आपकी रॉन्ग डूइंग है, आपने गलत काम किया, तो फिर आपकी डिफेंसेस खत्म होगी ना, फिर आपने फिर क्यों किया। लेकिन पेमेंट आपने किसको की? एक ऐसे आदमी को जो कि उस कंपनी चली गई थी लिक्विडेशन में, और जब लिक्विडेशन में कंपनी चली जाए तो उसको फिर उसके फॉर्मर डायरेक्टर्स नहीं बल्कि लिक्विडेटर रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारी हुकूमत ने ये पेमेंट उसको कर दी। यहाँ से शाखसाना असल शुरू होता है। इसमें जिन लोगों के खिलाफ आपने हुकूमत ने कहा है कि कार्रवाई की जाए क्रिमिनल, उसमें बिल्कुल ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए थी, इसमें कोई शक नहीं है कि सारी चीजें चेक होनी चाहिए थी, और कोई शक नहीं है कि
कंपनी लिक्विडेशन में थी। लेकिन इसमें जो डिसीजन मेकर्स थे जी, उनको आपने छोड़ दिया। मतलब आप ये कहते हैं कि उस वक्त के वजीर आजम शौकत अजीज, उस वक्त के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ, उस वक्त के चेयरमैन नैब, बिल्कुल, उनको आपने बरीज़िम्मा करार दे दिया और पकड़ रहे हैं आप लॉयर को। लॉयर देखिए, मैं डिफेंड नहीं कर रहा लॉयर कम्युनिटी को, लेकिन लॉयर का एक ओपिनियन है। फैसला तो जिन लोग उन्हें फैसला करने का इख्तियार है उन्हीं को करना है जी। जी बिल्कुल। और ओपिनियन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, और जब तक कि ये साबित ना हो कि इस अदायगी में बदनीयती थी और इस अदायगी में इनका कोई जाती मफाद था, क्रिमिनल केस नहीं बन सकता। और ये शायद सारा का सारा मलबा उन लोगों पर डालने की जा रही है जिनके पास ना इख्तियारात थे, ना फैसला करने का कोई किसी किस्म का मिजाज नहीं थे फैसला करने के। बिल्कुल। अशतर उसाफ साहब हमारे साथ रहेगा। एमिर बिलाल सूफी साबिक वजीर कानून और बैन अल-अक़वामी कानून के माहिर और उस वक्त के नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल हमारे साथ मौजूद हैं। एमिर बिलाल सूफी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम दस्तक में आपने वक्त दिया। आपके ऊपर इस ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट में संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बुनियादी ड्राफ्ट तो किया था एग्रीमेंट का, उसके बाद क्या हुआ? पहली बात तो मैं वजाहत कर दूं कि मैं प्रोसिक्यूटर जनरल नहीं था, मैं कंसल्टेंट थे, आउटसाइड काउंसिल था। जी हाँ, तो मैं वहां पर उनके ऑफिस पे भी नहीं बैठता था। और जब ये मुझे मैंडेट दिया गया कि मैं नेगोशिएट करूं, तो वो मैंडेट इन राइटिंग सिर्फ नेगोशिएशंस का था जी। बाकी जो मुझसे इन्होंने कहा कि रिक्वेस्ट की कि आप बना दें, वो फैसिलिटेशन के लिए थी और मुझे कोई इन राइटिंग मैंडेट नहीं था कि मैं ड्यू डिलिजेंस करके आऊं आइल ऑफ मैन में किसी जगह। टीओआर कुछ नहीं दिया गया आपको? टीओआर नहीं दिए गए? कोई टीओआर नहीं, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं, कोई किसी लेटर में ये उन्होंने मुझे नहीं इंस्ट्रक्शन, बिकॉज वकील तो इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। वकील खुद तो कुछ नहीं कर सकता ना, ही कैन नॉट प्रोसीड ऑन हिज ओन। तो अगर वो मुझे इंस्ट्रक्शन देते कि आप जाकर ड्यू डिलिजेंस करें और उसके बाद फिर मैं कहता, तो फिर और बात थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इल्ज़ामात जो हैं ये गलत हैं और ये जो जिस मटेरियल कई ऐसी इंफॉर्मेशन है मेरा ख्याल है जो इसमें एग्जामिन नहीं की गई, और उसके अलावा जो तर्ज तखातुब है वो भी मैं समझता हूँ कि शाया निशान नहीं है किसी भी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के। जी एमिर बिलाल सूफी साहब, ये बताइए कि महज आपके खिलाफ कार्रवाई करना या एक डिप्लोमेट अब्दुल बासित के खिलाफ कार्रवाई करना या वजारत कानून के कुछ हुकाम, फारूक आदम साहब उसमें शामिल थे जो लेकिन क्या आप समझते हैं कि जिस लेवल पर फैसले किए गए यहाँ हुकूमत पाकिस्तान में, जिस लेवल पे जहाँ पर डिसीजन मेकिंग हुई, उन हजरात का तो कहीं जिक्र ही नहीं है? चूँकि फैसला होता है और फैसला कम्युनिकेट किया जाता है नीचे नैब को और उसके बाद हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन लंदन की आपने पेमेंट्स करनी है, तो जिन लोगों ने फैसले किए उनसे कोई बाज पुरस नहीं है। जी वही तो कमीशन ने आयरॉनिकली खुद भी रिकॉर्ड में लाया है कि रिकॉर्ड नहीं मिला, बेशुमार मिनिस्ट्रीज का रिकॉर्ड नहीं है, लंदन हाई कमीशन का रिकॉर्ड नहीं है, एजी ऑफिस तमाम मिनिस्ट्रीज का खुद जिक्र किया है कि उनकी जानिब से कोई रिकॉर्ड नहीं आया। तो ये तो फिर एक इनकम्प्लीट फाइंडिंग हुई ना, ये तो फाइंडिंग मुकम्मल ना हुई, मरबूत फाइंडिंग ना हुई, ताकि ये पूरा कि सियासी फैसले किसने किए, बिकॉज सियासी फैसले 2007 में आपका वो एक डेवलपमेंट हुई थी, एनआरओ का एक्ट बना था, उसके नीचे बहुत सारे मामला बंद हो रहे थे, पूरे पाकिस्तान में तमाम केसेस को बंद किया जा रहा था और ये उसी सिलसिले की कड़ी थी जिसमें एक जल्दी की जा रही थी कि जल्द अज जल्द इन एसेट ट्रेसिंग कंपनीज के साथ मामला को भी कंक्लूड कर दिया जाए और मायदे खत्म किए जाएं। बिल्कुल, मायदे खत्म करके उनको सॉर्ट आउट किया जाए। अब ये जो जल्दी थी, जो एनआरओ की आफ्टर मैथ की जल्दी थी, इसका भी एक अहम रोल है कि क्यों ये चीजें फास्ट ट्रैक हुई और क्यों वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट साइन हुआ और क्यों उसको जल्द अज जल्द किया गया और दोबारा उसको दिखाया नहीं गया, वेरीफाई नहीं किया गया, और ना ही मुझे लंदन की मीटिंग में ले जाया गया, ना ही किसी और वकील को उस मीटिंग में बुलाया गया। बिकॉज अगर आप किसी भी वकील को बुलाएंगे, लाजमन उसने कहना है कि जी ये एग्रीमेंट नहीं हो सकता,
जो सारे मवाद है, जो सारे ऑथराइजेशन लेटर मुकम्मल नहीं है, तो मामला और डिले हो जाता। तो मैं समझता हूँ कि ये इसका एक सियासी पहलू है जो बहुत अहम है। उसके बारे में कोई वजाहत इस कमीशन ने नहीं की है और उसकी बुनियाद को बनाया है कि ये रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, कमीशन और टाइम लेता जब तक कि मुकम्मल तौर पर ये आइडेंटिफाई रीजंस ना होते। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि ये रिपोर्ट और इसकी फाइंडिंग्स जो हैं इसमें सीरियस तजादात भी हैं और डिफेक्ट भी हैं। जी, एमिर बिलाल सूफी साहब हमारे साथ रहिएगा। हम लेते हैं मुख्तसर ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में एक मरतबा फिर खुश आमदीद और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत के इंतहाई तहलका खेज स्कैंडल ब्रॉडशीट। और ब्रॉडशीट के ऊपर तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है जिसने पाकिस्तानी सियासत में तहलका मचा दी है। हमारे साथ मौजूद हैं कानूनी माहिर अशतर उसाब साहब। अशतर उसाब साहब, आप क्या समझते हैं कि जब बड़ी बड़ी कंपनीज से डीलिंग होती है असासे ट्रेस करने के लिए, चाहे वो स्विस हों, चाहे वो फ्रेंच हों, चाहे वो ब्रिटिश हों, तो क्यों इस बात की तहकीकात नहीं की जाती कि आया कोई कंपनी जिसे हायर किया जा रहा है, डिटेक्टिव्स हैं या इन्वेस्टिगेटर्स हैं, आया उनकी कोई क्रेडिबिलिटी है या वो कागजी कंपनियां हैं? कई कंपनीज ऐसी होती हैं कि एक बंदा है और दो बंदे हैं और दैट्स इट, लेकिन वो अपने आप को शो करते हैं। क्रॉस चेक एक लीगल प्रोसीजर में इंतहाई अहम चीज़ है, तो इस चीज़ को क्रॉस चेक नहीं किया जाता। आया कंपनी क्रेडिबल है? इसके साथ इतने अहम तरीन वायदे किए जा रहे हैं जो बाद में बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकते हैं। जी देखिए, आपने बड़ी सही बात की, निशानदेही की। ये इस तरह उजलत में जब काम किए जाएं और जब डिक्टेटोरियल मामलात हों, जब डिक्टेशन दी जाए, और डिक्टेशन उस वक्त जनरल ही डिक्टेशन दे रहे थे कि काम इस तरह करो, तो किसी की जान नहीं होती, किसी की मजाल नहीं होती कि वो उसके पहलू तही ना कह सके। बिल्कुल जी हाँ। तो ये एक ड्रॉबैक है, एक चीज़ है जब आप डेमोक्रेसी से पहलू तही करते हैं और इसके अंदर ओवरसाइट के मामलात जो हैं उनको साइड पे कर देते हैं। जनरल अमजद को एग्जानरेट कर दिया गया इसके अंदर, क्यों? क्या उनकी वो जिम्मेदारी नहीं थी? परवेज मुशर्रफ की जिम्मेदारी नहीं थी? और उस वक्त जो लोग थे इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन में, कैसे तमाम मामलात इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन में जाने जरूरी होते हैं, उनसे जब तक वेट ना हो आगे नहीं जा सकते। आपने गुलाम रसूल साहब को उसके अंदर रगड़ा दे दिया। वो नहायत दीनदार और बड़े बुजुर्ग आदमी है, इस 80+ और उसमें उनको आपने इसके मुर्द इल्जाम कर दिया। व्हाट अबाउट द देन लॉ मिनिस्टर? व्हाट अबाउट ऑल दोज थिंग्स व्हिच वर गोइंग ऑन? ये सब बातें जो हैं ये बिल्कुल एक वाइट वॉश करने की बात है। और जिस तरीके से ये सारा सिलसिला आगे चला, मुझे बताएं कि ये क्यों परवेज मुशर्रफ को जरूरत पड़ी थी और क्यों जनरल अमजद ने सारा काम किया था? उनसे क्यों नहीं पूछते? और ये जो अब पेमेंट की गई है, ये किसने, ये क्या हमारी कैबिनेट ने इसको अप्रूव नहीं किया? कैबिनेट की अप्रूवल हुई थी, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ईसीसी ने पेमेंट की मंजूरी दी थी जी। और ये क्यों की? ये इस पे तहकीकात क्यों नहीं की कि ये जो सारा सिलसिला है ये एग्रीमेंट ही फ्रॉड पे मबनी था? आपको किसने कहा कि ये काबिल मूसवी जो है उसको पेमेंट आप ये करें? इसके किरदार को आपने क्यों नहीं देखा? आप जो कह रहे हैं कि वो क्रिमिनल है, तो क्या ड्यू डिलिजेंस इस हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी क्या? बड़े अहम पेमेंट्स मेड। जी बिल्कुल, बड़े अहम सवालात हैं। पेमेंट्स तो अब की गई हैं इतनी बड़ी बड़ी, और क्यों इसको प्रॉपर तरीके से डिफेंड नहीं किया गया? जी बिल्कुल, अपना अशतर साहब हमारे साथ नेशनल बैंक में किन वजूहात से नेशनल बैंक में पैसे दिए गए, और जो हमारे इस हुकूमत के जो लोग हैं वो किस हैसियत में काबिल मूसवी से मिलते रहे?
क्या इनके जवाब दिए हैं कमिश्नर ने? जी, मुर्तज़ा शाह साहब किस हैसियत में मिलते रहे पाकिस्तान के हुकाम कावे मूसवी के साथ जब उसका खुद किरदार बहुत मशकूक था? जी देखें, दो बातें। कावे मूसवी के किरदार के हवाले से तो वो जो भी उसका किरदार हो, लेकिन हकीकत ये है कि ये वो केस है जो कावे मूसवी जीता है पाकिस्तान से। अब जो दूसरी बात है, कावे मूसवी से जो रिपोर्ट में अगर आप दिखाएं तो ये रिपोर्ट हैरान कुन इसलिए भी है कि इसमें देखा यह गया कि अगर क्लियरली आपको लग रहा है कि जो देखा यह गया कि कमजोर लोग कौन है, उन्हें पकड़ के उनको जो सारा इल्जाम उन पे डालें जिनकी आवाज कम है और जो रेजिस्ट कम कर सकते हैं। अब ये देखें कि इसमें जो अभी औसाफ साहब ने जो कहा कि जो पेमेंट है जो तकरीबन 26 मिलियन US डॉलर, ये पेमेंट पाकिस्तान हाई कमीशन का जो अकाउंट है वो लंदन आ चुकी थी। हुकूमत ने इसको अप्रूव किया जून 2020 में। जो पेमेंट जो हुई है कावे मूसवी को वो जाकर दिसंबर 2020 में हुई है, यानी ये पूरा हुकूमत ने इसको अप्रूव किया। ये पेमेंट बाकायदा पाकिस्तानी हुकूमत की मर्जी से आई। उससे पहले यहाँ पर लंदन में मीटिंग्स होती रही। कावे मूसवी अब ये कह चुके हैं कि जो डेविड रोज हैं डेली मेल के रिपोर्टर, वो बाकायदा तौर पर उन्होंने मीटिंग्स फिक्स कराई और उसमें पाकिस्तानी हुकाम आकर उनसे मिले। क्वेश्चन ये भी है कि वो किस कैपेसिटी में ये मीटिंग्स हो रही थी, क्यों हो रही थी और किस हैसियत में वो लोग आके मिल रहे थे। कहा यह जा रहा है कि वो उनसे डिस्काउंट मांग रहे थे। डिस्काउंट देखें कौन डिस्काउंट देता है? डिस्काउंट भी मांग रहे थे और कमीशन भी मांग रहे थे। कमीशन भी मांग रहे थे। किधर किसी बंदे का इस जो कमीशन रिपोर्ट में उसका जिक्र नहीं है। जो लोग एक्चुअली जो उस वक्त, तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, जो एसेट्स रिकवरी एग्रीमेंट, उससे पहले जो ड्यू डिलिजेंस की बात है, जनरल अमजद ने बाकायदा तौर पर विजिट किया। वो जाकर जो उस वक्त जो ब्रॉडशीट की नई कंपनी बनाई गई थी, जो ट्रूवान्स और इन सारे लोगों ने नई कंपनी खड़ी की सिर्फ पाकिस्तान से डील करने के लिए, वो गए, उसके हुकाम से मिले, उन्होंने ब्रीफिंग ली, वो वापस आए। उसके बाद पूरी हर तरफ की सेटिस्फेक्शन थी और एग्रीमेंट साइन हुआ। एग्रीमेंट साइन करने की वजह क्या थी? एक ख्वाब था, एक उम्मीद थी कि बिलियंस ऑफ पाउंड्स पाकिस्तान की लूटेड वेल्थ, जिसे हम बहुत जो बर्तानिया में छुपे हुए हैं, जो बर्तानिया में पोशीदा हैं, बिल्कुल सर, बर्तानिया में, अमेरिका में बिलियंस और ट्रिलियंस की अमाउंट लूट के चले गए हुए। ये हकीकत है और ये चीज आज तक ये मंजन बेचा जाता है कि पाकिस्तान के बिलियंस वो लूट लिए गए हैं और उनको हम रिकवर करेंगे। पीटीआई की हुकूमत आने के बाद जो कावे मूसवी ने कहा कि यहाँ से बाकायदा तौर पर लोग गए और जाके वो हुकूमत से मिलते रहे और कहते रहे कि हम आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इसी तरह हम आपको लूटी हुई दौलत ला के देंगे। तो ये इस हिसाब से तो पाकिस्तान में चीजें चलती हैं। लेकिन इसमें जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में इसके अगर इसके फैक्ट्स इनकम्प्लीट है, बहुत सारी चीजें मिसिंग है, तो शायद बेहतर यही होता कि जस्टिस अजमत सईद शेख इसमें टाइम ले लेते, मजीद उनको टाइम मिलता, मजीद लोगों को शामिल तफ्तीश करते। बिल्कुल जी। मुर्तज़ा अली शाह साहब, ये बताइए कि कुछ ट्रेस हो सका कि बरतानिया में कितने एसेट्स थे मुबैना तौर पर, जिसे कहते हैं कि पाकिस्तानी सियासतदानों के या ब्यूरोक्रेट्स के या कारोबारी हजरात के, कुछ भी ट्रेस हो सका अभी तक या नहीं? देखिए, जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था उसकी बुनियाद ये थी कि एसेट्स ढूंढने और उसमें टारगेट लिस्ट दी गई थी। टारगेट लिस्ट में नंबर 1 पर थे नवाज शरीफ और उनकी फैमिली थी, शरीफ फैमिली के लोग थे। तकरीबन 9 लोग थे जिनके ऊपर कहा गया था ब्रॉडशीट को कि वो ढूंढे। मजे की बात मैं आपको बताऊं कि चूंकि ब्रॉडशीट की कोई कॉम्पिटेंस थी नहीं एसेट्स ट्रेसिंग में, ब्रॉडशीट के जो लोग थे उन्होंने सिर्फ एक पाकिस्तान को एक पैकेज भेजा था। फिर हुआ ये कि उन्होंने आके, मैं आपको, ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ब्रॉडशीट ने आगे यहाँ पर एक और जो एक्चुअल एसेट्स रिकवरी फर्म है, जो इन्वेस्टिगेशन फर्म है, उसको कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को उन्होंने हायर किया। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स MI5 MI6 के लोग उसके लिए काम करते हैं, रिटायर्ड जो लोग हैं, एसेट्स ट्रेसिंग का काम करते हैं, स्पाइंग एटसेट्रा। उन्हें ब्रॉडशीट ने तकरीबन 4.5 लाख पाउंड्स दिए। 4.5 लाख पाउंड्स के एवज उन्होंने काम किया। वो पाकिस्तान के नैब से मिले, प्रेजेंटेशंस दी, एटसेट्रा एटसेट्रा। उन्होंने तकरीबन 9 मंथ्स लगाए। 9 मंथ्स के बाद उन्होंने रिपोर्ट दी और उन्होंने, आपको पता है क्या किया? उन्होंने वही रिपोर्ट्स जो नैब की थी वही उन्होंने उसको एडिटिंग करके उनको वापस अपनी रिपोर्ट बना के जो है वो पैसे बना लिए। और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के नाम पर और जो नवाज शरीफ की फैमिली के, उन्होंने कहा कि जो 4 फ्लैट्स हैं जिनके बारे में वो मान रहे हैं, उसके अलावा कोई एसेट नहीं है। आसिफ अली जरदारी के जो नाउन जो एसेट था उसके बारे में बता दिया। किसी एक पॉलिटिशियन के ऊपर कुछ भी उनको नहीं मिल सका। और ये स्टोरी आज भी है कि इस वक्त तक आप बताएं कि जो डिक्लेयर या नाउन जो कंट्रोवर्शियल जो एसेट्स हैं
उसके अलावा कौन सा एसेट है जो मिल सका है, या आज तक उस एसेट के हवाले से कोई केस शुरू हो चुका है? जी कुछ भी नहीं हुआ। परवेज मुशर्रफ की हुकूमत रही, तकरीबन 9, 10, 11 साल रही। उस अरसे में इनकी हुकूमत से बातचीत चलती रही, कुछ नहीं मिल सका। ब्रॉडशीट का एक्चुअल स्कैंडल ये है कि ब्रॉडशीट ने जो ये बात सही कही है जस्टिस अजमत ने, और जो उस वक्त के जो नैब के जो मुख्तलिफ लोग थे जिन्होंने कहा था उस वक्त के ब्रॉडशीट फेल टू फाइंड एनीथिंग फॉर पाकिस्तान, लेकिन हकीकत ये है कि ब्रॉडशीट ने एफर्ट की, उनको मिला कुछ नहीं। उनको मिला अगर कुछ नहीं। तो मुर्तजा शाह साहब हमारे साथ रहिएगा, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, प्रोग्राम दस्तक में फिर खुश आमदीद, और हम बात कर रहे हैं ब्रॉडशीट कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट। और इस तहकीकाती रिपोर्ट में जो चीज़ें सामने आई हैं, माहिर कानून अशतर औसाफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशतर औसाफ साहब, पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई तहलका खेज स्कैंडल है, और आप जिस तरह पहले कह चुके हैं कि जिन लोगों ने फैसले किए उनको छूट दे दी गई, उनको शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, बहुत उजरत में रिपोर्ट बनाई गई, और चंद लोअर लेवल के जो हुकाम हैं उन्हें स्केप गोट बनाया गया, यानी उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया गया। अब आगे चल के क्या देखते हैं, जिस तरह मुर्तज़ा अली शाह जो हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि केस अभी भी चल रहा है और कावे मूसवी 2 मिलियन पाउंड का मजीद तकाजा कर रहा है। तो ये मामला कैसे अब आगे वाइंड अप कैसे हो सकता है? केस वहाँ पे भी चल रहा है, मजीद पेमेंट्स भी होंगी, आखिर इसका क्लोजर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक आपकी बात का जवाब देने से पहले एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, वो ये है कि ये अगर बात इसी तरह आगे चली तो कोई लीगल एडवाइजर कभी भी कोई ओपिनियन नहीं देगा, क्योंकि जब उन्हें मुतनाज़ा बना दिया जाएगा। बिल्कुल, हाँ, और उसको क्या पता कि कल को मुतनाज़ा बनेगा कि नहीं बनेगा। आपने कभी सुना है कि एक जज जिसने सजाए मौत दी हो और उसको सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने बरी किया हो, उस जज को कोई पनिशमेंट मिलती है? नहीं होता ना, नहीं होता। कभी लीगल प्रोसीडिंग्स में ऐसे नहीं होता, जो फैसला एक मर्तबा हो गया सो हो गया। हाँ, और वो उसकी ओपिनियन है ना जज के, उसका जजमेंट है, ठीक है। इसी तरह जो बाकी इस तरह के मामलात है जहाँ पे कोर्ट्स के फैसले आते हैं और वो रिवर्स हो जाते हैं, तो उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं होती, कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं होता जी। तो कभी रिव्यू पिटीशन होती है, खाली फैसला चैलेंज हो जाता है। अच्छा जी, अब वे फॉरवर्ड क्या है? जी, वे फॉरवर्ड क्या है? अच्छा, यूं है कि पहली बात, ये एग्रीमेंट जो कंसीव किया मुशर्रफ ने और जनरल अमजद ने और उसको आगे चलाया उनके बाद के चेयरमैन नैब ने और प्रोसिक्यूटर्स जनरल ने, तो वो जो है फ्रॉड पे मबनी था। किसी ने इसकी फ्रॉड की बात नहीं की। जनरल मुनीर हफीज ने इसको रिसेंड किया बगैर लीगल ओपिनियन लिए हुए कि इसको रिसेंड कर दे के क्या मुज़बरात होंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ये केस सुन रही थी पानामा का और ये सारी चीजें, तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट के सामने सब चीजें मौजूद थी कि ये भी एक एग्रीमेंट है। उसका फॉल आउट सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं अपने ज़हन में रखा कि इसका भी एक फॉल आउट होगा जिसपे पाकिस्तान को बहुत बड़ी चोट लगेगी? करना चाहिए था। उनको बताया भी गया था कि जनाब ये जो बातें आप कर रहे हैं, बाकी मुल्कों में जब आर्बिट्रेटर्स बैठते हैं तो वो आपके बारे में जो बातें करते हैं वो मैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं करना चाहता, बिकॉज जग हसाई होगी जी। लेकिन कोई असर नहीं हुआ इस बात का। फिर क्या आपने ड्यू डिलिजेंस करके इस एग्रीमेंट को चैलेंज किया दैट दिस इज बेस्ड ऑन फ्रॉड? अब भी जो मामला चल रहे हैं इसके अंदर बहुत जोर से मेहनत से ये बातें की जाएं कि ये जो नया एविडेंस सामने आया है कि सब फ्रॉडुलेंट है,
उसकी रिवर्सल की बात की जाए, बहुत जरूरी है। और ये हमने 2-3, मैं उन आर्बिट्रेशन का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे इजाजत नहीं लेने की। हमने जब भी फ्रॉड की प्ली लेके काम किया तो हम केस जीते हैं। 43 केसेस में से 9 हमारे खिलाफ हुए हैं, तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं है। 43 और 9 सिर्फ हमने लूज किए जी, बाकी सब हम जीते हैं क्योंकि हम बहुत डिलिजेंटली काम किया, मेहनत की और सब कुछ किया। और रेकोडेक और इस तरह के मामला इस वजह से खराब हुए क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल महफूज खातिर नहीं रखा कि रेकोडेक के मामले को इफेक्ट बिल्कुल क्या होगा। जी, रेकोडेक भी और दूसरे भी, कारके भी एक मामला है, कारके और बाकी बहुत बड़ा मामला था बिल्कुल। और उसको जिस तरीके से समेटा है, ये बस अल्लाह ताला ही बचाने वाला है। जी, मुर्तज़ा अली शाह साहब बड़ी आम नुकात उठाएं अशतर ओसाफ साहब ने। आप ये बताइए कि ये डेविड रोज़ का क्या किरदार है? शहजाद अकबर साहब से मिलते हैं और फिर शहजाद अकबर साहब उनसे कहते हैं कि जी इतनी सारी दौलत आप ट्रेस करेंगे, हमारा क्या कमीशन होगा? तो डेविड रोज़ को भी शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। बेहतर ये होता है कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद बरतानिया का दौरा करते, वहाँ इस केस से रिलेटेड जितने करैक्टर्स से उनसे भी तफ्तीश करते। जी जी, इसमें डेविड रोज की जो स्टोरी है ये सबसे पहले कवे मुस्फी ने बताई, और कवे मुस्फी ने ये कहा कि वो डेविड रोज को तकरीबन 17 साल से जानते हैं। उन्होंने ये कहा कि डेविड रोज उनके पास आए और कहा कि जो पाकिस्तान में हुकूमत है उससे उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और ये कि वो चूंकि जो इस वक्त ब्रॉडशीट के वो पैसे पाकिस्तान ने उनको देने हैं, तो लिहाजा वो 2 तरह के उन्होंने उनके सामने पॉइंट्स रखे। एक तो ये कि वो शहजाद अकबर से उनकी मीटिंग फिक्स कराएंगे, और ये बात हो रही है डेविड कवे मुस्फी के घर पर, और कवे मुस्फी ये कह रहे हैं कि इस मीटिंग के उनके पास वीडियो मौजूद है। जी उनके जो घर का जो कैमरा सिस्टम है उसमें वो वीडियो मौजूद है। वहां पर डेविड रोज ने उनको कहा कि वो उनके शहजाद अकबर से मीटिंग कराना चाहते हैं, और ये कि वो एक और भी डील करें कि आपको पैसे भी मिल जाएंगे, और नई भी एक आप डील कर लें और पाकिस्तान के साथ एसेट्स रिकवरी के ऊपर काम जारी रखें। इसके एवज उन्होंने ये कहा, डेविड रोज ने बकौल कवे मुस्फी ये कहा कि मैं आपका ये सारा कुछ करवा देता हूँ, आप मुझे 2.5 लाख पाउंड कमीशन दे देना, जब पाकिस्तान से मैं आपकी रकम दिलवा दूंगा। ये वो बात है जो डेविड रोज है, वो डेविड रोज सब बातों को मानते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने मीटिंग कराई, उन्होंने शहजाद अकबर को बुलाया, उन्होंने कवे मुस्फी को बुलाया, और जो केंसिंगटन में रॉयल गार्डन होटल है वहां पर उनकी मीटिंग भी हुई। डेविड रोज उस मीटिंग में बैठे, हुकूमत पाकिस्तान के जो स्टेट लेवल के मामलात हैं वहां ये डेविड रोज एक रिपोर्टर उन इंतहाई अहम मामलात में बैठे हुए हैं। बिल्कुल वो वहां पर होस्ट कर रहे हैं उस मीटिंग को। डेविड रोज कह रहे हैं कि मैंने 2.5 लाख कमीशन नहीं मांगा। कवे मुस्फी कहता है कि मेरे पास सबूत मौजूद है, और वो डेविड रोज को चैलेंज कर रहे हैं कि मुझे सू करो और मैं तुम्हें कोर्ट में एविडेंस दिखाऊंगा। वो कह रहे हैं मैं सू नहीं करूंगा। ये है वो सारी सिचुएशन कि जो है एक्चुअली हुई। अब जिस तरह से जो पहले जो गेस्ट थे अशरफ साहब उन्होंने कहा कि देखिए ये स्टेट के मामलात हैं, अप्रूवल्स के बगैर क्या ये मीटिंग पाकिस्तान काम को पता था, और ये अप्रूवल्स थी इसकी, और ये कि एक जो प्राइवेट सिटीजन है, जो जर्नलिस्ट है, उनका इन मामलात से ताल्लुक क्या है, कि वो किस हिसाब में किस कैपेसिटी में बैठ रहे थे। तो ये सारी चीजें तो हुई है। अब डेविड रोज और जो इस हवाले से और कवे मुस्फी की जो लड़ाई वो तो चल रही है, लेकिन ये वो सारी चीजें जो है, और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये सारा कुछ एक्चुअली हो रहा था। तो इस सारे कवे मुस्फी का ये कहना है कि उनको उम्मीद ये थी कि चूंकि वो मेन विटनेस है इस पूरे केस के, वो उनका की स्टेक होल्डर इस हवाले से है कि उन्होंने ये केस जीता, उन्होंने ये केस लड़ा है। वो ये कहते हैं कि अजमत सईद शेख को उनका इंटरव्यू करना चाहिए था, उनसे भी चीजें पूछनी चाहिए थी, और वो उनके साथ बात करते कि क्या क्या इवेंट्स थे और क्या कुछ हुआ, लेकिन उनको ऑब्वियसली नहीं उनको पूछा गया, उनको शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। बिल्कुल। मुर्तज़ा अली शाह साहब, आप हमारे साथ लंदन से खास तौर पर मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपके साथ मौजूद थे अशतर ओसाफ साहब और अमर बिलाल सूफी साहब। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत का इंतहाई तहलका खेज़ जो जिसे कहते हैं स्कैंडल और मौजू, यानी ब्रॉडशीट कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट, जिसमें फ़ैसला जिन शख्सियात ने किया उन शख्सियात को शामिल तफ्तीश ही नहीं किया गया। तो बेहतर यह होता कि जिन लोगों ने, जिनके हाथ में फ़ैसला साजी थी, फ़ैसले के इख्तियारात थे, उस वक्त के वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़, उस वक्त के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उस वक्त के चेयरमैन नैब जिसमें जनरल मुनीर हफीज़ भी थे, जनरल अमजद भी थे, जनरल खालिद मकबूल भी थे और दीगर हुकाम भी थे, उन्हें शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। लिहाजा
ये रिपोर्ट बहुत सारे सवालात उठाती है। जब तक इन सवालात का जवाब नहीं दिया जाएगा, ब्रॉड शीट का मामला बदस्तूर पुरस्रार रहेगा। प्रोग्राम दस्तक की टीम को मतीन हैदर के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।